अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। अच्छा स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि बायोलॉजी क्या एक चीज़ है और बायोलॉजी के कितने मेन ब्रांचेस हैं, और उसमें मैंने आपको बताया था कि ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी ये 3 मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के। ठीक है, अब इसके अलावा फर्दर ब्रांचेस जो है हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास आ जाती है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये फर्दर ब्रांचेस हैं। आज जो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी वो सारे फर्दर ब्रांचेस हैं और ये जो है 9th क्लास के करिकुलम के अकॉर्डिंग हैं। ठीक है, जो कराची बोर्ड है, स्पेसिफिकली सिंध बोर्ड। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंट ब्रांचेस में जो है और कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये जो ब्रांचेस हैं जितने आज हम डिस्कस करेंगे ये चंद ब्रांचेस हैं, ये बायोलॉजी के सारे ब्रांचेस नहीं हैं। ठीक है, ये चंद ब्रांचेस हैं, इनके अलावा भी फर्दर ब्रांचेस हैं लेकिन उनको यहाँ डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, वो आप फिर फर्दर क्लासेस में उसको देखेंगे। अच्छा सबसे पहले आपके पास आ जाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है कि द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, इंसेक्ट है, प्लांट है, कुछ भी है। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो एक्सटर्नल फीचर है या वो किस फॉर्मेट पे है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्टडी कहलाती है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, फिर इसी तरह एनाटॉमी है। एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और ब्रैकेट में बायोकेमिस्ट्री लिखी हुई है। ये किसकी डील करता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। लाइफ किन मॉलिक्यूल्स पे मिलकर बना है। ठीक है, स्टडी करता है मॉलिक्यूल्स की, लाइफ की। अच्छा, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ठीक है, मॉलिक्यूल्स में जो है, मतलब मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफिकली जो है हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल यानी कि पार्टिकल्स, यहाँ पे आप सिर्फ ये समझ लेंगे पार्टिकल्स, या फिर आप यहाँ पे ये समझ लें कि पार्ट। ठीक है, मॉलिक्यूल का मतलब केमिस्ट्री में कुछ और हम लेते हैं और बायोलॉजी में हम अभी फ़िलहाल कुछ और ले रहे हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि मिसाल के तौर पर वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है और न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, अच्छा इसके लिए जो है ना, मैं वाटर तो आपको पता है क्या चीज़ होती है। ठीक है, प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, लिपिड क्या है और न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सब की स्टडी जो है आप कहाँ पर देखते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखते हैं। ठीक है, अच्छा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री को कह रहे हैं। ठीक है, वैसे उसको जेनेटिक्स को भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद एनाटॉमी हमने देख लिया कि एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होती है। हिस्टोलॉजी में, हिस्टो जो है ना, हिस्टो का वर्ड, हिस्टो की मीनिंग जो है टिश्यू है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि बायोलॉजी में जो है, जो जितनी भी वर्डिंग या जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है वो या तो ग्रीक होती है या तो लैटिन होती है। ठीक है, या तो वो यूनानी ज़बान में होती है। ठीक है, या फिर मतलब कि ग्रीक या और लैटिन दोनों का या तो कॉम्बिनेशन होता है या फिर स्पेसिफिकली किसी एक लैंग्वेज से वो बनती है। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी में हिस्टो जो है इसका मतलब है टिश्यू, यानी कि स्टडी करना टिश्यू की हिस्टोलॉजी कहलाती है। अब टिश्यू क्या चीज़ होती है? टिश्यू हिस्टोलॉजी, पहले आप सेल बायोलॉजी में आपको बताती हूँ, उसके बाद हिस्टोलॉजी आपको समझ में आएगी। सेल बायोलॉजी क्या है? सेल से मुराद बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आपको पता होगा कि सेल क्या चीज़ होती है। किसी भी लाइफ की जो यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है। जिस तरह से मैं आपको हमेशा एग्जांपल देती रहती हूँ क्लास में भी, कि अगर हम किसी भी बिल्डिंग को बनाना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए हमने शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम एक कोई ब्लॉक से करेंगे। ठीक है, किसी भी ब्लॉक से करेंगे। बहुत सारे ब्लॉक्स जब कंबाइन हो जाएंगे तो एक वॉल बनेगी, एक दीवार खड़ी होगी। इसी तरह
बहुत सारे सेल जब आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे एक जैसे सेल या दो तरह के या तीन तरह के सेल्स आपस में जुड़ते हैं तो फिर एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर तैयार होता है, ठीक है। और मिलियन सेल्स, मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस, इतने सेल्स होते हैं तो फिर जाके कोई स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब सेल तो हम समझ गए कि ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के सेल या सिमिलर टाइप के सेल जब किसी भी जगह पे ज्वाइंट होते हैं तो उस जगह को कहते हैं टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू की स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाती है और सेल की स्टडी करना सेल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, सेल क्या चीज़ है उसका मतलब सेल के अंदर जितने ऑर्गेनल्स हैं, यानी कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, जैसे गोल्जी बॉडीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलाई है, ठीक है, तरह तरह के आपको ऑर्गेनल्स मिलेंगे। तो उनकी वो ऑर्गेनल्स का क्या काम है और सेल का खुद का क्या काम है, और वो ऑर्गेनल्स नहीं होंगे तो क्या मसला होगा, वो ऑर्गेनल्स अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में है तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं, सेल बायोलॉजी में करते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस ब्रांच ऑल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि सेल डिवीजन में क्या होता है, तो ये हम सेल बायोलॉजी में देखते हैं। उसके बाद आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फिजियोथेरेपी का नाम सुना होगा, ठीक है। फिजियोलॉजी कहते हैं, जैसे आप समझ लें इस चीज़ को कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे हमारी आँखों का क्या काम है, देखना, कान का क्या काम है, सुनना, और इसी तरह डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनका क्या काम है, मतलब कि हर ऑर्गन्स के का जो फंक्शन है, डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनके फंक्शंस की स्टडी करना, वो हम किस में करते हैं, फिजियोलॉजी में करते हैं, ठीक है। तो फिजियो का मतलब है फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी आपने सुना होगा कि ये चीज़ हमारे जीन में नहीं है, मतलब नॉर्मली लोग कहते हैं ना ये चीज़ तुम्हारी जीन में नहीं है, ठीक है। तो जेनेटिक्स निकला है, मतलब जेनेटिक्स में आप किसकी बात करते हैं, जीन्स की बात करते हैं। और जीन्स क्या है, जीन्स का मतलब होता है कि वो चीज़ वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आया हो, ठीक है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने फादर से रिजेंबल करते हैं, बहुत से अपनी मदर से रिजेंबल करते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो दादा दादी, नाना नानी, मतलब ख़ानदान में किसी न किसी से हम मिल रहे होते हैं, ठीक है। मुशाबहत हमारी हो रही होती है। अगर मुशाबहत ना भी हो रही हो तो हम आदतन किसी से मिल रहे होते हैं, यानी कि हम में से हर कोई ऐसा है जो अपने बड़ों में से किसी न किसी से मिल रहा है, यानी कि वो चीज़ जो हम में और हमारे पेरेंट्स में कॉमन है उसको यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो जीन है, ठीक है। और वो हम अपने बड़ों से अपने अंदर लेकर आएँ, ठीक है। अब हम तो लेके नहीं आते, ये कुदरती तौर पर होता है कि जो वो खसूसियात जो पेरेंट्स से उनकी औलादों में आए, यानी कि उन पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आए, तो उसको कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। उस चीज़ को कहते हैं जेनेटिक्स, उस चीज़ को कहते हैं। और इनहेरिटेंस का यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि किसी भी करेक्टर का ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है। तो जेनेटिक्स में क्या है, जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स। एंड व्हाट आर जीन्स, जीन्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाती है एम्ब्रोयोलॉजी। एम्ब्रोयो किसे कहते हैं, एम्ब्रोयोलॉजी को समझने के लिए आपको एम्ब्रोयो समझना पड़ेगा कि एम्ब्रोयो क्या होता है। एम्ब्रोयो देखिए, जब पेरेंट्स जो हैं, अल्लाह ताला ने इंसानों को इंसानों में जो है मेल भी बनाए और फीमेल भी बनाए, ठीक है। जब कोई न्यू ऑर्गेनिज्म का वजूद बन रहा होता है, जैसे हमारा वजूद हमारे वालिदैन से आया है, ठीक है, या किसी भी प्लांट्स जो है, बेबी प्लांट्स है, वो किससे बना है, पेरेंट्स प्लांट से, यानी कि मदर और फादर प्लांट से वो मिलकर बना है, ठीक है। अब जो हमारा जो वजूद है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से बनता है, मेल और फीमेल के सेल्स से मिलकर बनता है, ठीक है।
तो बेसिकली फादर की तरफ से जो चीज़ आ रही होती है उसको कहते हैं स्पर्म, और मदर की तरफ से जो चीज़ आ रही होती है उसको ओवम कहते हैं। ठीक है, जब स्पर्म और ओवम कलेक्टिवली ज्वाइंट हो जाते हैं तो इनको कहते हैं जाइगोट। ठीक है, अब जब जाइगोट बड़ा होने लगे यानी कि डेवलपमेंट होने लगे जाइगोट की, तो वो कहलाती है एम्ब्रोयो, यानी कि कंप्लीट वो जाइगोट हो जाए, डेवलप होने लग जाए, तो वो कहलाता है एम्ब्रोयो। फिर जब एम्ब्रोयो जो है वो फर्दर डेवलप करने लग जाए, उसमें डेवलपमेंट होने लग जाए, फिर एक टाइम पे वो कहलाता है फीटस। फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या एट द टाइम ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट वो कहलाता है बेबी। ठीक है, तो अब ये जो जाइगोट से एम्ब्रोयो तक का जो डेवलपमेंटल पैसेज है या फिर डेवलपमेंटल क्राइटेरिया है, उस चीज़ को स्पेसिफिकली फ्रॉम जाइगोट टू एम्ब्रोयो या जाइगोट से लेकर एम्ब्रोयो तक की जो डेवलपमेंट है उसकी स्टडी कहलाती है एम्ब्रोयोलॉजी। ठीक है, मज़ीद इसको हम जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हम इसको क्लास 10 की बायोलॉजी में पढ़ेंगे फर्दर। ठीक है, अभी तो यहाँ पे 9 में तो इसका कुछ ख़ास नहीं आपकी बुक में मेंशन है। ठीक है, तो एम्ब्रोयोलॉजी को हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपकमिंग क्लासेस में। ठीक है, फिर आ जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या चीज़ होती है? दरअसल टैक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात चलें आपको मैं सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझाऊं कि जब आपके स्कूल से एग्जांपल लेते हैं, आपको जब स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो उस वक्त आपकी एज क्या होती है? आपकी एज बहुत ज़्यादा तो 4 इयर्स की होगी। ठीक है, हमारे टाइम में तो 4 साल की उम्र में हमने स्कूल ज्वाइन किया है। अब जो है स्कूल से पहले भी प्री स्कूल होता है, यानी कि 2.5 इयर्स का जब भी कोई बेबी होता है तो उसको प्री स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो अब तो 2.5 साल की उम्र से पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, लेकिन हमारी जनरेशन में मोस्टली 4 साल 5 साल इतनी एज में बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, जाते थे। ठीक है, अब क्या है कि जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या करते हैं, आपका आईक्यू लेवल चेक करते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं, आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हर तरह के क्राइटेरिया को देखते हुए फिर आपके पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं कि आप किस क्लास के लिए सूटेबल रहेंगे। ठीक है, या इस तरह से आपका एडमिशन होता है। फिर आप अपने स्कूल में देखते हैं कि एक ग्रुप के बच्चे क्लास नर्सरी में हैं, एक ग्रुप के बच्चे क्लास 1 में हैं, फिर 1-2 में हैं। इस तरह से तरह तरह की मतलब ग्रुपिंग हुई भी है कि इस कैलिबर के या इस आईक्यू लेवल के बच्चे इस क्लास में होंगे। तो ये क्या है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है या ये जो डिवीज़न है, ये किसने की है? ये स्कूल अथॉरिटी ने की है। तो एक जैसी चीज़ों को किसी भी फिज़िकल पैरामीटर में एक जैसी चीज़ों को जो कॉमन पाई जाए उसको एक क्लास में रख देना, वो क्लासिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, इसी तरह अब हम किसकी क्लासिफिकेशन करते हैं? ऑर्गेनिज़म्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि एनिमल्स हैं, एनिमल्स में आपको पता है कि बहुत से एनिमल्स हैं, कैट है, लाइन है, डॉग है। ठीक है, अब हर एनिमल को देखते हुए हम उसको एक क्लास में रख दें, यानी कि जितने भी कैट हैं अगर आप उनकी ग्रुपिंग कर दें, जितनी भी कैट हैं, जितने भी लाइन हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, जब आप उनको उनकी ग्रुपिंग में कर देते हैं तो ये चीज़ कहलाती है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जब आप क्लासिफिकेशन मतलब कि टैक्सोनॉमी क्या है? किसी भी क्लासिफिकेशन की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की स्टडी करना या उनके नाम की स्टडी करना। ठीक है, ग्रुप में और सब ग्रुप में, ये कहलाती है टैक्सोनॉमी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स की। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स दरअसल वो स्ट्रक्चर, जैसे आपने सुना होगा कि डायनासोर के स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, या फिर आपने सुना होगा कि मतलब किसी कदीम ज़माने के लोगों के स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो
वो वाले बोन्स, वो वाली हड्डियाँ, उन ऑर्गेनिजम्स की हड्डियाँ हमें मिलती हैं जो पहले कभी दुनिया में हुआ करते थे, ठीक है। जैसे हम डायनासोर्स को देखते हैं तो डायनासोर्स अब दुनिया में नहीं है, ठीक है। अब उनकी जो जनरेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करती है दुनिया में, यानी ये अर्थ में। तो अर्थ में वो वाले ऑर्गेनिज्म जो पहले कभी हुआ करते थे लेकिन अब नहीं होते, तो उनकी जो बोन्स हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स, उनका जो ढांचा हमें मिल रहा है उसको हम बोन्स नहीं कहेंगे, उसको हम फॉसिल्स कहेंगे, ठीक है। तो पैलेंटियोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं फॉसिल्स की, ठीक है, जो कि अभी हम क्या है, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये स्टडी ऑफ फॉसिल्स जो है वो पैलेंटियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी मतलब कि बायोलॉजी आप समझ चुके हैं, स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। अब ऐसी लाइफ जिसका ताल्लुक उसके इन्वायरमेंट से हो रहा हो, ठीक है। अब जैसे हम हैं, हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम ज़मीन पे रह रहे हैं, ठीक है। हमारा हैबिटेट क्या है, ज़मीन है, खुश्की है, ठीक है। अगर आपको समंदर में रखा जाए, मतलब कि हम समंदर में नहीं रह सकते क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने खुश्की में बनाया, मतलब हमारा जो इंटरेक्शन का क्राइटेरिया है वो टेरेस्ट्रियल, एज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल है। इंसान भी तो एक तरह का एनिमल है ना, बस फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला ने हमें दूसरे जानवरों से अलग इस सेंस में रखा है कि हम में सोचने समझने की सलाहियत दूसरे जानदारों से या दूसरे जानवरों से ज़्यादा है, वरना इंसान भी जो है क्या है, वो भी एनिमल की ही ग्रुपिंग में आता है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे कैट है, लाइन है, डॉग है, खुद ह्यूमन बीइंग है, इनका जो है इनके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन, ये कहलाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। जैसे अगर हमें आदत है कि हम ज़मीन पे रहते हैं, खुश्की में रहते हैं, अगर हमें पानी में छोड़ दिया जाए या पानी में रख दिया जाए, हम कितनी देर रह लेंगे, बहुत ज़्यादा 4 घंटे 5 घंटे। लेकिन पूरे दिन रखा जाए, पूरे महीने रखा जाए, पूरे साल रखा जाए, तो फिर क्या होगा, हम वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन खुश्की में क्या है, हम सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हैबिटेट है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट से क्या इंटरेक्शन है, इसकी स्टडी हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम सोशियो से, आपको पता है सोशल मीडिया, ठीक है, मीडिया आ गया है, तो ये एग्जाम्पल है सोशल मीडिया। सोशियो से मतलब है सोशल, यानी कि आपका बिहेवियर दूसरे एनिमल के साथ या आपका एनिमल वो आपका बिहेवियर आपके ही तरह के ऑर्गेनिज्म यानी कि दूसरे इंसानों के साथ मिलकर जो है क्या करता है, एक सोसाइटी बनाता है, ठीक है। तो हमारा जो सोशल बिहेवियर है एक दूसरे के साथ, या एक एनिमल का दूसरे एनिमल के साथ, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, ये जो बिहेवियर है ये बिहेवियर कहलाता है। इस बिहेवियर की स्टडी करना सोशियो बायोलॉजी होती है, ठीक है। अब है पैरासाइटोलॉजी। अब ये जो पिंक कलर की हाईलाइट हुई हुई है इसको हम पढ़ेंगे, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं पैरासाइट्स की। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे बताया हुआ है कि पैरासाइट्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट, ठीक है। पैरासाइट्स जो है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो होस्ट के अंदर रहते हैं। होस्ट क्या चीज़ होती है, अब जैसे आपने देखा होगा कि लाइस, जुएँ, ठीक है, जुएँ कहाँ होती हैं, बालों में होती हैं, सर में होती हैं, ठीक है। किसके सर में होती हैं, अब जो ऑर्गेनिज्म या जो इंसान जिसके सर में वो है ना, वो उसका होस्ट है, ठीक है। तो कोई भी एनिमल है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो वो क्या है, वो पैरासाइट है, ठीक है। और वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वो चीज़ रह रही है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं होस्ट, ठीक है। अब पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे अंदर रहकर हमसे अपना फूड भी लें और हमसे अपना शेल्टर भी लें, लेकिन बदले में वो हमें नुकसान दे, ठीक है। आपको एग्जांपल और दे देती हूँ, टैपवॉर्म की दे देती हूँ, ठीक है। वो कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो इसी तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं
जो कि इंसानों के अंदर, जैसे वायरस है, वायरस क्या है, पैरासाइट है, अगर वो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। वायरस तो मतलब कि इसी तरह बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हमारे लिए क्या है, 30% बैक्टीरिया की कम्युनिटी जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है, बाकी 70% हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है। तो वो बैक्टीरियल कम्युनिटी जो हमारे अंदर रहकर हमसे अपना फूड ले और हमसे अपना शेल्टर भी ले, लेकिन बदले में हमें बीमार कर दे, तो उन बैक्टीरियाज को पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से पर्सनली मेरा ताल्लुक़ है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो है मैंने मास्टर्स किया है, ठीक है, और अभी मैं थीसिस रिसर्चर भी हूँ बायोटेक्नोलॉजी में ही, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, टेक्नो मीन्स टेक्निक्स, लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है। तो ऐसी स्टडी जिसमें हम टेक्निक्स के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम कुछ ऐसा बना सकें जिससे इंसानों की कम्युनिटी में कुछ आसानियाँ पैदा हो सकें। मिसाल के तौर पर आपको मैं बताती हूँ, 1980 से पहले, 1980 से पहले डायबिटीज़ का कोई हल नहीं था। किसी को अगर शुगर हो जाता, कोई शुगर पेशेंट होता, तो उसका कोई इलाज नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक इंसुलिन जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है। अब इंसुलिन ऐसी चीज़ है कि इंसुलिन जो है वो क्या क्या चीज़ है, आपने सुना होगा इंसुलिन के इंजेक्शन्स लगते हैं डायबिटिक पेशेंट को, ठीक है। अब इंसुलिन ऐसी चीज़ है जो हर इंसान में होती है, ठीक है। जिस तरह से ब्लड हर इंसान में होता है ना, इसी तरह इंसुलिन हर इंसान में होता है, लेकिन इंसुलिन की क्वांटिटी उतनी बनती है एक नॉर्मल इंसान में जितनी उसके बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक है। अब क्या है, अगर किसी भी शख्स को ब्लड की नीड है और उसके पास उसकी बॉडी में ब्लड की कमी है, तो फिर क्या होता है कि या तो वो फूड से उस कमी को पूरा करता है, नहीं तो वो किसी से ब्लड उसका ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, ठीक है। किसी दूसरे इंसान से जो है जिससे उसका ग्रुप मैच हो रहा है वहाँ से ट्रांसफ्यूज़ करवाते हैं, उससे ट्रांसफ़र करवाते हैं, ठीक है। लेकिन इंसुलिन की क्वांटिटी ऐसी होती है कि मैं या आप हम उसको डोनेट नहीं कर सकते। ब्लड जिस तरह हम डोनेट कर सकते हैं, हम इंसुलिन को डोनेट नहीं कर सकते। इंसुलिन की उतनी ही क्वांटिटी बनती है हमारी बॉडी में जितनी नीड होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन नहीं बन सकता, ठीक है। अब किसी के अंदर अगर कम क्वांटिटी में इंसुलिन बन रहा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया, आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाई गई, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसुलिन तो नहीं, इन विट्रो इंसुलिन बनाई गई। इन विट्रो और इन वीवो क्या होता है, अब हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें बन रही है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी चीज़ बन रही है, वो कहलाती है इन वीवो, ठीक है, VIVO, इन वीवो। लेकिन अगर कोई चीज़ जो हम लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं वो कहलाती है इन विट्रो, ठीक है। तो इन विट्रो यानी कि लैब में जो इंसुलिन बन रही है, फिर लैब में क्या किया गया कि इंसुलिन बनाई गई, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू लैब में इंसुलिन बनाई गई। अब आप कहेंगे कि इंसुलिन कैसे बनाई गई, इसमें क्या टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो टेक्निक्स ये हैं कि इसमें जो है इंसुलिन बनाने के लिए जो हेल्पर यूज़ हुए वो बैक्टीरिया यूज़ हुए, यानी कि किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, यानी कि हमने क्या किया कि हमने सिर्फ पैनक्रियाज से इंसुलिन बनाने वाली जीन ली और उस जीन को हमने क्या किया, बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियल सेल से इंटरेक्ट किया, बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट किया, और फिर उस बैक्टीरियल, क्योंकि हर 20 मिनट्स में बैक्टीरिया की जो है ना मल्टीप्लिकेशन होने लग जाती है, यानी कि सेल्स उसके डिवाइड हो जाने लगते हैं। हर 20 मिनट में बैक्टीरिया जो है सबसे ज़्यादा स्पीड में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो हर 20 मिनट्स में बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई होता गया। इस तरह से जो इंसुलिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बन गई, और एट दी एंड इंसुलिन को तमाम बैक्टीरियल सेल से एक्सट्रैक्ट किया, तो फिर क्या बन गया, एक आइलेट बन गया इंसुलिन का, ठीक है।
तो खैर ये तो बहुत ही लंबी बहस है, इसके लिए जो है हमें पूरा एक अलग से लेक्चर करना होगा कि किस तरह से हुआ, और इसके लिए आप लोग फर्दर वीडियो में आपको ये लेक्चर भी मैं दूंगी कि हम बैक्टीरियल सेल से किस तरह इंसुलिन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया, इंसानों के लिए हमने ऐसी चीज़ बनाई जो इंसानों के लिए काम आई। अच्छा, पीछे जो ये बैकग्राउंड पे शोर हो रहा है ना, उसके लिए मैं माजरत कर रही हूँ, दरअसल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यूनिटी से रिलेटेड चीज़ें, हम अपने इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो भी मसले मसाइल हैं उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इम्यूनोलॉजी में क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम क्या चीज़ होता है। इम्यून सिस्टम यानी कि जिसको उर्दू में क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कहते हैं। इम्यून सिस्टम यानी कि वो सिस्टम, अल्लाह ताला ने हर ऑर्गेनिज़म के अंदर इम्यून सिस्टम डाला है, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं जिसके अंदर हम बहुत सारी जंक खा रहे होते हैं, तरह तरह के जंक खा रहे होते हैं, तरह तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं, और उसकी क्वालिटी हमें नहीं पता होती है, ठीक है। जैसे हम फास्ट फूड बहुत खाते हैं, आजकल का जो हम एरा देख रहे हैं, तो उसमें क्या है कि फ़ास्ट फूड का रुझान बहुत ज़्यादा है, पिज़्ज़ा, बर्गर और तरह तरह की चीज़ें, ठीक है। चलें, फ़ास्ट फूड तो हम खा रहे हैं, लेकिन वो किस क्वालिटी से बन रहा है वो हमें नहीं पता। फ़ास्ट फूड के अलावा अगर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे घर में जो पानी आ रहा है, पानी को क्या कहते हैं, वायरस या बैक्टीरियल फ्री करने के लिए, बैक्टीरियल फ्री बनाने के लिए दो मेथड है, या तो हम फ़िल्टर लगा लें या तो हम पानी को बॉयल कर लें, ठीक है। अब बहुत से लोग बॉयल भी करते हैं, बहुत से के पास फ़िल्टर भी होता है, बहुत से लोग जिनके पास ना फ़िल्टर होता है जो ना बॉयल करते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट पी लेते हैं। तो पानी अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट पी लें जिसमें लातादाद बैक्टीरिया हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, पीने के बाद क्या हम बीमार पड़ जाएंगे? नहीं, पीने के बाद हम फ़ौरन बीमार नहीं पड़ते। हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं जिसमें लातादाद बैक्टीरिया हैं या जर्म्स हैं, और वो हार्मफुल जर्म्स हैं या हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, उसको खाने के बाद क्या हम फ़ौरन बीमार पड़ जाते हैं? नहीं, हम फ़ौरन बीमार नहीं पड़ते। जब तक हमारे इम्यून सिस्टम में ताकत रहती है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको फेस कर रहा होता है, हम तब तक टॉलरेट कर रहे होते हैं। जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उन जर्म्स के मुकाबले में वीक होने लग जाए, यानी कि जर्म्स की क्वांटिटी ज़्यादा होने लग जाए और वो हावी होने लग जाए इम्यून सिस्टम में, तो फिर हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और फिर जब हम बीमार होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम 2 से 3 दिन, ये डिपेंड करता है कि वो जो पैरासाइट जो हमारे अंदर आया है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो उसको देखते हुए फिर इम्यून सिस्टम हमारा टाइम लेता है थोड़ा सा, और उन पैरासाइट्स के ख़िलाफ़ या उन माइक्रोब्स के ख़िलाफ़ क्या करता है, सेल्स बनाता है जिसको कॉमनली वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और फिर उसके बाद फाइटिंग होती है वो वाइट ब्लड सेल्स की और उन माइक्रोब्स की, और एट दी एंड हम ठीक हो जाते हैं, ठीक है। वैसे तो हम दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन अगर हम दवाइयाँ ना भी लें, दवाइयाँ तो हमें लेनी चाहिए, लेकिन नॉर्मली चीज़ों के लिए, अगर नॉर्मली चीज़ों के लिए यानी कि बुखार हो गया, नज़ला, खांसी, ठीक है, तो उसके लिए अगर हम दवाई ना लें, दवाई लेने से क्या होता है, दवाइयों से ये होता है मेडिसिन हमारे इम्यून सिस्टम को फास्ट करती है, लेकिन अगर हम मेडिसिन ना लें तो भी हम 3 से 4 दिन में ठीक हो सकते हैं। शर्त ये कि हम अपना प्रॉपर ख्याल रखें। ख्याल रखने से मुराद कि हम अपनी जो क्या कहते हैं, जो चीज़ें, जैसे अगर मुझे बुखार है तो मुझे पता है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर मैं बुखार में जंक खा रही होंगी जो कि हज़म तो मुझे होगा नहीं, ठीक है, लेकिन खाने के बाद मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, ठीक है, यानी कि बदपरहेज़ी। तो अगर हम बदपरहेज़ी ना करें और हमें कोई माइक्रोब्स हमारे अंदर एंटर हो गया और हम परहेज़ के साथ बस सब्र करें, वेट करें, क्योंकि 2 से 3 दिन हमारा जो है इम्यून सिस्टम लेता है उन माइक्रोब्स के ख़िलाफ़ सेल बनाने के लिए। तो 2 से 3 दिन अगर हम रेस्ट करें और परहेज़ करें तो फिर हम खुद ब खुद भी सेट हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, ठीक है।
तो इम्यून सिस्टम की किसी भी एनिमल्स की इम्यून सिस्टम की स्टडी करना क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी कहलाता है। और वो जो इम्यून सिस्टम है वो क्या बनाता है, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बनाता है, और वो सेल्स जो हैं बॉडी के अंदर माइक्रोब्स जो घुसे हैं उनके ख़िलाफ़ उनको बॉडी को डिफेंड करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की स्टडी होती है, ठीक है। फिर आ जाता है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में हम क्या करते हैं, ड्रग्स के बारे में, यानी कि मेडिसिन्स की स्टडी करते हैं। ड्रग्स किसे कह रहे हैं, मेडिसिन्स को कह रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड कंपाउंड्स को कह रहे हैं। तो इसमें हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं और किसी भी ह्यूमन बॉडी के सिस्टम में उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इसकी स्टडी हम फार्मेकोलॉजी में करते हैं। अच्छा, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पॉपुलेशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इशू टुडे, ठीक है। ये हाईलाइट किया है इन्होंने कि ये जो है बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं आजकल के, इंसानों की बढ़ती हुई पॉपुलेशन, फिर उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। फिर एडिक्टिव ड्रग्स किसे कहते हैं, एडिक्टिव ड्रग्स जो है समझ लें उनको कहते हैं, जैसे अब हमारे घर में हमें पता होता है जो कि गलत चीज़ है, उसे कहते हैं कि हमें कुछ भी हुआ, थोड़ा सा सर में दर्द, थोड़ा सा पाँव में दर्द, थोड़ा सा भी कुछ हुआ, हम पैनाडोल खा लेते हैं, ठीक है, बिना हम डॉक्टर से पूछे, बिना हम, और हमारे पास डॉक्टर्स भी बदकिस्मती से ऐसे हैं, खैर आप सब जानते हैं कैसे हैं, मुझे हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर घर में हम क्या करते हैं, सेल्फ़ मेडिकेशन पे हम बहुत ज़ोर देते हैं। हमें कुछ भी होता है हम अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ खा लेते हैं, तो इसको कहते हैं एडिक्शन, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी ड्रग्स ले लेते हैं, हम सोचते हैं कि इससे इसका इफ़ेक्ट जो है सही हो जाएगा, सही तो हो जाते हैं, लेकिन बाद के लिए ये हमारे लिए मुसीबत है, ठीक है, बाद के लिए ये हमारे लिए मसला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बायोलॉजिकल, और इससे क्या मसले हो सकते हैं, ये आप जो है जेनेटिक्स में मैं आपको फर्दर इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। बाकी फर्दर ब्रांचेस जो हैं वो मैंने आपको सारी बता दी हैं अकॉर्डिंग टू द करिकुलम ऑफ क्लास 9। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं आप मुझे, और फेसबुक पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं मैसेंजर पे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सारी डिटेल प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ आज के लिए, ठीक है। कल हम फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बायोलॉजी और दूसरे साइंस का आपस में क्या ताल्लुक़ है, इस टॉपिक को हम लेके चलेंगे, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।